हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का i2स्टे टीम पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी महिला सुपरवाइजर से संबंधित वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम देखेंगे महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं नियम, मतलब महिलाओं संबंधित जो अधिनियम हैं, एक्ट हैं, वो पूरी देखने वाले हैं हम यहाँ पे। एक्ट और धाराएं कंप्लीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 देखेंगे कंप्लीट। और इसके बाद सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 देखेंगे। सती प्रथा से एक दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं क्योंकि महिलाओं से संबंधित है ये, तो यहाँ पे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप देख लें, एक से एक आध क्वेश्चन आप सती प्रथा से संबंधित आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख भी लेते हैं, अगर आपको नहीं भी मिलता तो भी आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका महिलाओं के कानूनी अधिकार एवं नियम देखेंगे हम। मुख्य अनुच्छेद ही देखेंगे हम, कंप्लीट धाराएं एक्ट नहीं पढ़ने वाले कि कंप्लीट एक्ट पढ़ेंगे। जो हमारे परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण धाराएं हैं, एक्ट हैं, वो पढ़ेंगे। तो पहला है आपका अनुच्छेद यहाँ पे 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये धारा 15 में यहाँ पे ये बात की गई है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, मतलब विशेष अधिनियम लाए जा सकते हैं या कुछ भी विशेष नियम लाए जा सकते हैं महिलाओं एवं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे है कि पहले 15 में हमने देखा था कि यहाँ स्पष्ट लिखा था कि यहाँ पे लिंग देख सकते हैं, यहाँ पे इसके आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर यहाँ पे महिलाओं एवं बच्चों के लिए तो फिर अधिनियम बनाए गए हैं, पर ये पॉजिटिव वे में है क्योंकि महिलाएं और बच्चे बहुत पीछे रह चुके हैं। महिलाएं बहुत पीछे हैं समाज से, उनका शोषण बहुत हो चुका है, तो इसलिए उन्हें बराबर के स्थान पर लाने के लिए उन्हें किसी भी चीज़ पर प्रावधान दिया जाता है, आरक्षण मिलता है। तो वो एक पॉजिटिव वे में ये कानून बनाया जाता है यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे 15(3) में, अनुच्छेद 15 की 3 में यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में बात की गई है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखें 15(3) में कहा गया था कि भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे दिया गया है कि सरकारी नौकरी में, मतलब जो सरकारी वैकेंसी आती है उनमें हम ये नहीं बोल सकते कि आप महिला हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकती, या आप इस जगह की निवासी हैं, या आपका जन्म स्थान यहाँ पे हुए, आप इस वंश की हैं इसलिए आप, या इस धर्म की, इस जाति की हैं तो आप सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सकती। ये कुछ भी यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 16 में यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी आप देख सकते हैं, सरकारी भर्ती में महिलाएं फॉर्म नहीं डाल सकती। तो इस प्रकार का आप कोई भी यहाँ पे लिखित में या कहीं भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद 16(4) में आ जाएगा, अनुच्छेद 16 के 4 में आ जाएगा या घ में आ जाएगा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण। सरकारी नौकरी में हम आरक्षण किस प्रकार दिया जा सकता है और क्यों, किस आधार पर दिया जाएगा, वो अनुच्छेद 16 के 4 में, या हम ग बोल सकते हैं, इसे ग बोल सकते हैं, इसमें कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 21 में हमने कहा है जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में मतलब कोई भी हो, महिलाएं हैं या पुरुष, कोई सा भी जीव है, उसे जीवन जीने का अधिकार है। जैसे कि भ्रूण हत्या हो जाती है, यहाँ पे महिलाओं को, लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, जन्म के बाद मार दिया जाता है। तो यहाँ पे जीवन जीने का अधिकार सभी को अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन जीने का अधिकार यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में बताया गया है दुर्व्यापार पर रोक, मतलब महिलाओं की जो खरीद लेन देन होता है, महिलाओं को बेचा खरीदा जाता है, तो उस पर रोक लगानी है। तो इससे संबंधित ये बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 आप याद रखें। इसके बाद आ जाएगा अनुच्छेद 39 मतलब 39, समान कार्य समान वेतन। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा कि कई मजदूरी होती है जो कि महिलाएं और पुरुष को अलग अलग दी जाती है। महिलाएं, मतलब कहा जाता है कि महिलाएं कम काम करती हैं, वो ज़्यादा वजन वाला काम नहीं कर सकती, तो उनको ऐसे कि अगर पुरुष है उसे 300 या 300 रुपये मिल रहे हैं, उसकी काम का वेतन मिल रहा है, तो वहीं पे महिला को 250 रुपये देना या 200 रुपये देना। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। समान काम अगर है, समान काम है तो समान वेतन देना होगा, उसके जेंडर के आधार पर विवाह यहाँ पे नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छा कानून है, गाँव में अभी भी चलता है, पहले चलता था, अब तो इतना पता नहीं, पर पहले होता था कि मजदूर लोग होते हैं गाँव में, उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी, जो महिला मजदूर होती थी उसे। तो यहाँ पे है अनुच्छेद आपको 39 का, आपको यहाँ पे ए देखना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका
मुक्त न्यायिक सहायता। मुक्त न्यायिक सहायता मतलब यहाँ पे है कि जो महिला है अगर वो घरेलू हिंसा से शिकार है या वो किसी भी तरीके से उस पर अत्याचार हो रहा है, तो वो अगर अपना केस दर्ज करवाती है, एफआईआर करवाती है, तो उसे एक वकील मिलेगा, उसे कोर्ट का जो भी खर्चा होता है या वकील की जो पे करना होता है वो सब सरकार देगी, उसे मुफ्त में सभी चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पे 39A में है, यहाँ पे 39 की ए में, या हम क्या कह सकते हैं इसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिनियम चल रहा है यहाँ पे, तो आप देखें, इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। हम इनका अच्छे से रिवीजन भी करेंगे, मैं एक और बार आपको रिवीजन करवाऊंगी, तो हमें ये देख लेते हैं। इसके बाद है, इसको पहले रिवीजन कर लेते हैं। पहले मोस्ट 15 में हमने देखा कि भेदभाव नहीं होगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसके बाद हमने देखा 15(3) में कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान मतलब कानून बना सकती है सरकार, किसी भी प्रकार का आरक्षण दे सकती है, तो 15 ये देखा। इसके बाद अनुच्छेद 16 में हमने देखा धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर हम सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे हमने 16(4) में देखा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण सरकार दे सकती है महिलाओं और बच्चों के लिए, मतलब जिसे वो जाति के आधार पर जिस आधार पर देगी, पर आरक्षण की बात 16(4) या घ में की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, मतलब आप किसी की भी हत्या नहीं कर सकती, या लड़की है तो उसे जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, तो ऐसा यहाँ पे बात की गई कि जीवन जीने का अधिकार सभी को है। आपको सजा हो सकती है, आपको उसके लिए भी अलग कानून है, अगर आप करते हैं तो क्या आपको सजा रहेगी। इसके बाद दुर्व्यापार में मतलब जो लड़कियों की, महिलाओं की खरीदने और बेचने पर जो व्यापार चलता है उस पर भी यहाँ पर रोक की बात की गई है अनुच्छेद 23 में। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा अनुच्छेद 39 सामान्य कार्य सामान्य वेतन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई सामान्य काम, वही काम महिला कर रही है वही पुरुष कर रहा है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग वेतन, मतलब महिलाओं को कम पैसे देना या पुरुष को ज़्यादा देना, तो ये नहीं चलेगा। समान काम है तो समान वेतन देना पड़ेगी, यहाँ पे जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद आ जाएगा 39 का ए आ जाएगा मुफ्त न्यायिक सहायता। मतलब यहाँ पे अगर कोई महिला है जिसका घरेलू हिंसा शिकार है या किसी भी प्रकार की उसके ऊपर हिंसा हो रही है, तो वो आपको उसका कोर्ट का जो खर्चा होगा, उसका वकील को जो पे करना होगा, संपूर्ण खर्चा सरकार उठाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 41 आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41 में है कि कुछ दिशाओं में सरकारी सहायता, मतलब ऐसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रकार की जो पेंशन होती है उसमें कुछ दिशाओं में सरकार सहायता करती है। तो अनुच्छेद 41 में बात की गई है विधवा पेंशन की और वृद्धा पेंशन की, तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अनुच्छेद 42, जो कि पूछा जा सकता है आपको कि प्रसूति सहायता, मतलब जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसके आपका 6 महीने की उसको छुट्टी मिलती है, मतलब वेतन नहीं कटती इसमें, ये आपकी छुट्टी होती है, इसमें वेतन नहीं कटती, 6 महीना की आपको छुट्टी मिलती है, 6 माह की, जिसमें 26 सप्ताह लगभग हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये इसमें प्रसूति सहायता में अनुच्छेद 42 में बात की गई है। ये अनुच्छेद है, एक्ट है, ये बिल्कुल आपको इसी अच्छे से पढ़ना है, ये आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। या वो सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट जॉब में कहीं भी वो काम कर रही है महिला, तो उसे आपको 6 महीने की छुट्टी देना होगा उसकी गर्भावस्था के टाइम पे। इसके बाद अनुच्छेद 330 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनुच्छेद 330 के ए में 1/3 आरक्षण लोकसभा में मिलेगा महिलाओं को, जैसे कि अगर 3 सदस्य हैं तो 1 महिला होगी और 2 पुरुष सदस्य आप रख सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 332 ए में यहाँ पे बात की गई है विधानसभा में भी 1/3 आपको यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है। पंचायत और नगर पालिका में आपको 1/2 मतलब 50% आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। अनुच्छेद 243D के अनुच्छेद, मध्य प्रदेश में ये आरक्षण में से पूरे इंडिया में 1/3 है, पर मध्य प्रदेश में इसे स्पेशल 50% कर दिया गया है। मतलब अगर सरपंच का चुनाव महिलाएं लड़ती हैं तो उसे अनुच्छेद 243D के तहत 50% तक का आरक्षण मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे है अनुच्छेद 326, जिसमें है वोट करने का अधिकार। 326 में वोट करने का अधिकार है, मतलब महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति हो वो अपना वोट दे सकता है। वैसे बोरे यूएसए में यहाँ पे 1920 में और 1930 में महिलाओं को वोट करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे कानूनी अधिनियम, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, मतलब संपत्ति में अधिकार महिलाओं का। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और पॉक्सो एक्ट 2012। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8 से 10 नंबर के आपको यहाँ पे एक्ट से क्वेश्चन आएंगे। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम
1829 सती प्रथा उन्मूलन मतलब रोकना है, रोक लगानी है, हटाना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 यहाँ पे। इसके बाद आ जाता है स्त्री एवं बालिका बलात् दुर्व्यापार उन्मूलन अधिनियम 1856। तो यहाँ पे ये अधिनियम हमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसे के लाने पे स्पेशल वीडियो आएगी। जैसे पॉक्सो एक्ट के लाने अगर आएगी, सती प्रथा के हम यहाँ पे देखेंगे, आगे देखने वाले हैं। इसी प्रकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पूरा ही डिटेल में बहुत सारा हमें इनका पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रारंभ 1856 में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, तो लागू संपूर्ण भारत में हुआ था, पारित किया गया था तो 16 जुलाई 1856 में। प्रयास किया था किसने, मतलब इस पर प्रयास किया था कौन, इनकी कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय हैं और ईश्वर चंद्र इनके सहायक थे। मतलब और कौन कौन सी समाज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। प्रावधान क्या क्या थे कि स्त्री को दूसरे विवाह की पात्रता हो, मतलब जो विधवा स्त्री है उसे दूसरा पुनर्विवाह करने की पात्रता हो, उत्पन्न संतान अवैध नहीं है, मतलब जो होता था ना पहले ऐसे कि जो जिस बच्चे के पिता मर गए या जिस महिला के पति की डेथ हो गई उसका बच्चा को समाज एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो वहाँ पे यहाँ पे नहीं होगा, उसका संतान अवैध नहीं है, उसे भी मतलब सम्मान मिलना चाहिए। या विधवा की स्वीकृति होना, घर परिवार समाज में सम्मान मिलना, ऐसा नहीं है कि वो विधवा है तो उसे अछूत समझा जाए, उसे सम्मान न मिले। तो यहाँ पे घर परिवार समाज में विधवा को सम्मान की नज़र से देखना। मृत पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं, यहाँ पे नहीं इसलिए है अगर वो विधवा पुनर्विवाह करती है, अगर वो दूसरा विवाह करना चाहती है तो वो जो मृत पति है उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जो उसका पति की डेथ हुई है उसके माता पिता का अधिकार होगा उसकी संपत्ति पर, उसके बेटे की संपत्ति पर। अगर वो पुनर्विवाह नहीं करती तब उसका अधिकार होगा उसके पति की संपत्ति पर। अगर वो पुनर्विवाह कर लेती है तो उसका अधिकार नहीं होगा। यहाँ पे इसके बाद आ जाता है उद्देश्य। भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध घोषित करने के लिए यहाँ पे उद्देश्य था इसका, विधवाओं को सशक्त बनाना यहाँ पे उद्देश्य था इसका। तो आपको ये समझ में आ गया हुआ कि प्रारंभ 1856 में हुआ था, पारित 16 जुलाई 1857 को किया गया था। पूरे भारत में इसको लागू किया गया था, जो कि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र के प्रयास से संभव हो पाया, और आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने इसी में बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे प्रावधान देख लिए, उद्देश्य हमने देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे सती प्रथा। सती प्रथा जो कि 1829 का अधिनियम है, एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने की संभावना इसकी भी बहुत है। 1829 में से पहले सती प्रथा भारत में अत्यधिक प्रचलित थी। 1829 से पहले सती प्रथा प्रचलित थी, मतलब सामान्य थी, सभी लोग सती प्रथा करते थे, सभी घर में होती थी। इसके बाद प्रारंभ हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ था। प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था सती प्रथा को रोकने के लिए, और उद्देश्य यही था कि सती प्रथा को रोकना। सती प्रथा आप जानते ही होंगे कि क्या था। इसमें अगर किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उस महिला को भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी को दंड दिया जाएगा। अगर कोई सती प्रथा करवाता है या जिसे पता है सती प्रथा हो रही है या उसके अंतर्गत होती है तो उसे भी दंड दिया जाएगा। विस्तार 1987 में सरकार द्वारा अधिक प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित करना था, मतलब सती प्रथा कोई करता है तो वो अवैध है। इस अधिनियम को लागू गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने किया था। भारत में सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल से हुई थी। यहाँ पे सती प्रथा की साक्ष्य सागर एरण में मिली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सागर से मिली थी, जो कि गुप्त काल। यहाँ पे भानुगुप्त 1510 में उन्होंने युद्ध किया था, तो उनके सैनिक थे, एक सेनापति गोपराज, उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी पत्नी सती हुई थी, तो उसकी साक्ष्य मिली थी यहाँ पे गुप्त काल में। तो यहाँ पे है, हमने कंप्लीट पढ़ लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1829 में ही यहाँ पे प्रारंभ हुआ था सती प्रथा। तो ये थे 3 एक्ट यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब ये अधिनियम थे 2 यहाँ पे,
और ये अनुच्छेद हमने यहाँ पे देखे हैं पूरे कंप्लीट। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम पॉस एक्ट, पॉक्सो एक्ट और भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी एक एक करके सब सारे अधिनियम हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।